मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से लिया हुआ है और उनको हमने अपने अनुभव में डाला है। कोई भी शब्द शास्त्रों से बाहर नहीं है। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में लगन में राहु हो। लगन कुंडली, ये लगन है, ये प्रथम भाव है, किसी भी लगन की हो, यहां पर लगन में राहु हो तो क्या प्रभाव देगा? दर्शकों, लगन में राहु बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जिस जातक के लगन में राहु होगा वो ऐसा राहु दिन घर में पैदा होकर के भी उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। राहु भ्रम तो डालता है, शिक्षा की तरफ रुझान भी कम देता है, परंतु शक्तिमान, अभिमानी, कीर्ति प्राप्त करने वाला भी होता है। वह लोगों की परवाह नहीं करता कि लोग उसको क्या कहेंगे। किसी न किसी प्रकार से वो ऊंचा उठने की कोशिश करता है। क्यों? राहु सर्प का मुख है, सब कुछ लेना चाहता है। सामवेद, दंडवेद, किसी भी तरह से वो अत्यंत महत्वाकांक्षी होता है और साहसी होता है और उसका चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। सबको अपनी तरफ खींचने के लिए सोचता है, सभी का। और अनकन्वेंशनल यानी अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल जो होता है, जो कि परंपरा में नहीं आते हैं, यानी नैतिकता के विरुद्ध वो काम भी कर सकता है। उसको सिर्फ चाहिए, कुछ भी चाहिए। लगन में बैठा हुआ राहु वो बलवान माना जाता है, हर चीज उसको चाहिए और ऐसा जातक शून्य से उठ करके शिखर पर पहुंच जाता है। भ्रम, मानसिक तनाव, उतार चढ़ाव, दाम्पत्य जीवन में असंतोष, ये तो हर लगन के हैं। यहां पर कोई भी लगन राशि हो वो तो रहेगा ही, जो मैंने आपको बताया वो तो रहेगा ही। राजनीति, साहसी कार्य में सफलता, विदेश योग भी बना देता है। मानसिक परेशानियां आती हैं। इन सब के साथ साथ लगन में राहु पुरुष राशि का हो। पुरुष राशि कौन सी बताई गई है? मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। इनमें राहु हो तो 2 विवाह भी करवा सकता है, जो सिंह राशि को छोड़ करके। और स्त्री राशि का राहु होने पर स्त्री राशि कौन सी बताई गई है? वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर और मीन राशि। इस स्त्री राशि में वृश्चिक राशि जो मंगल की 8वीं राशि है, उसको छोड़ करके बाकी में एक ही विवाह करता है। बाकियों में प्राय ऐसा नहीं होगा ही, उसकी ये चेष्टा रहती है कि 2 शादी हो। 2 शादी का मतलब ही क्या ही है? ज्योतिष शास्त्र तो पहला है, मतलब उस जमाने में बहुविवाह का कानून था। अभी यहां पर एक कानून है, शादी एक ही होगी, मतलब घरवाली एक ही होगी, 2 नहीं होगी। किसी कारणवश अगर 2 करनी पड़ती हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट की। कानून ये कहता है एक शादी का, एक पत्नी का है। आज के परिवेश में हम इस बहुविवाह को, यानी एक से अधिक विवाह को कुछ ऐसा समझ सकते हैं। हमारे विद्वानों का मत यह रहता है कि भाई अधिक कानून, एक से अधिक कानून तो है नहीं, भारतवर्ष में बैन लग गया है। तो इन योगों का अर्थ पहली पत्नी की मृत्यु हो जाना या तलाक हो जाना या संबंध होना। और आजकल बच्चे बाहर रहते हैं। पहला जमाना कुछ अलग था, लड़कियां नहीं घुल मिलती थी, वो फ्रेंडशिप भी आ जाती है। तो ऐसा ही नहीं है, कोई सभी अनैतिक होते हैं, लेकिन सगाई होकर के भी छूट जाना, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी का आना, ये सब दाम्पत्य जीवन में साधारण तौर पर तो सभी को परेशानी देगा, चाहे किसी भी राशि का राहु हो, वो एक अलग बात है। मैंने आपको छोटे रूप में बता दिया, फिर और छोटा करके बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में यहां पर मेष राशि में राहु है तो उदार भी बनाता है। ये प्रभाव तो मिलेंगे जो मैंने आपको बता दिया। मेष राशि में उदार भी बनाता है और वृषभ राशि का राहु साहसी, हिम्मत वाला, बुद्धिमान भी बनाता है। और मिथुन, तुला और कुंभ राशि का राहु जातक को छिंद्रवेदी बताता है। छिंद्रवेदी क्या होता है? जो दूसरे के काम में दोष निकालने वाला। इसका मतलब उसको ज्ञान है उस काम की, दोष तो तभी तो निकालेगा ना। तो छिंद्रवेदी दूसरे काम में दोष भी निकालने वाला होता है। सिंह राशि का राहु दयालु भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो साधारण प्रभाव जो मैंने बताया था तो सभी के लिए है।
और कन्या राशि का राहु परिश्रमी, तर्क वितर्क करने वाला, कुशल, धैर्यवान, गुप्त रूप से कार्य करने वाला भी होता है। वृश्चिक राशि का तेज स्वभाव, परिश्रम, स्वार्थी स्वभाव, अपनी धुन का पक्का, वचन जो दे दिया उसका पालन करने वाला होता है। धनु राशि का राहु लोगों के साथ कम मिलता है, दूर भागता है लोगों से, वो इतना मिला जुला नहीं रहता है। बाकी जो सामूहिक प्रभाव है वो तो होगा ही होगा। मकर और मीन राशि का राहु दर्शकों दूसरे के काम में टांग अड़ाता है। यहां पर मकर राशि हो या मीन राशि हो, वो दूसरा आदमी काम कर रहा है, उसकी चेष्टा रहती है मैं काम में कुछ ना कुछ बाधा डालूं। टांग डालने का मतलब बाधा डालता है, दूसरे के काम में बाधा डालता है, बाधा डालता है। कर्क राशि सामान्यतः जातक का दयालु होता है और परोपकारी स्वभाव का होता है। तो मैंने तकरीबन आपको सभी 12 राशियों में जो राहु का प्रभाव था छोटे रूप में मैंने बता दिया। अब कोई भी कुंडली हो, कोई भी लगन की राशि हो, वो तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वाकांक्षी है, सब कुछ लेने वाला है, सब कुछ चाहिए, शामबेर दम से सब कुछ चाहिए, साहसी है वो है, और दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, ये सब है, भ्रमित होगा, भ्रम में पैदा होगा, वो सारी चीजें तो सभी में ही आती हैं। और उसके अतिरिक्त जो था मैंने बता दिया। अभी जो मेरे पास जो कुंडली आई है उस कुंडली में मिथुन का राहु है। लगन में राहु बहुत महत्वपूर्ण होता है जैसा कि मैंने बता दिया, और चंद्रमा पर गुरु दृष्टि हो, मालव योग हो, हंस महापुरुष योग हो, तो जातक ऊंचा भी उठता है। क्यों? लगन में राहु कोशिश करेगा ऊंचा उठाने की, लेकिन आगे ग्रहों का भी तो योग होने दो, अकेला राहु के बस की बात थोड़ी है। अगर कोई राजनीति का योग है तो उसमें राजनीति की मदद करेगा, मतलब लगन में राहु ऊंचा उठाने की कोशिश करता है हमेशा। भ्रमित होता है वो एक अलग बात है, मानसिक परेशानी होती है वो एक अलग बात है। जातक का जन्म 8 फरवरी 1964 कृष्ण 81 ज्येष्ठाचरण 3 शनिवार को, ज्येष्ठाचरण 3 गणमूल नक्षत्र माता के लिए अशुभ माना गया। मिथुन लगन और मिथुन लगन के 19 डिग्री 42 मिनट है, राहु 15 डिग्री 58 मिनट पर है। छठे भाव में चंद्रमा नीच राशि में है और चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है। यहां पर धन की परेशानी आती। सप्तम भाव में केतु 15-58 डिग्री, अष्टम भाव में बुध लग्नेश और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध 3 डिग्री 9 मिनट लेकर के अष्टम भाव में है, प्रबल पितृदोष बन गया। वहीं पर सूर्य 25 डिग्री लेकर विराजमान है, सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है, और मंगल उच्च राशि में 27 डिग्री है, मंगल अस्त है। मंगल छठे भाव का स्वामी है, मंगल अस्त है। यहां पर अस्त हो गया, अगर छठे भाव का स्वामी है हम इसको बोले तो विपरीत राजयोग तो मान लो, लेकिन अस्त तो हो गया। उदय करोगे तो इस कुंडली में योग ऐसे हैं कि उनको संवारने के बाद जातक को प्रतिष्ठा, धन, सम्मान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा क्योंकि यहां पितृदोष आ गया। शनि भी अस्त है, 1 डिग्री 24 मिनट लेकर के भाग्य का स्वामी है, शनि अपनी राशि में है। दसम भाव में शुक्र 3 डिग्री 41 मिनट लेकर के मालो योग बना रहा है। शुक्र शनि के नक्षत्र में, शनि त्रिकोण में चला गया शुभ स्थिति में। वहीं पर गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है, लेकिन गुरु रेवती नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र में, बुध का स्वामी अष्टम भाव में हो गया तो हंस महापुरुष योग भंग हो गया, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये ग्रहों की स्थिति रही। नवास में जाते तो विष नवास में राहु आ गया, विष नवास में राहु हो गया और प्रबल उसको ताकत मिल गई। पुष्कर नवास में कोई नहीं है। चंद्रमा लगन से हम देखते हैं तो चंद्रमा लगन का वृश्चिक लगन बना और शुक्र पंचम भाव में आया। हम यहां से भी देख सकते हैं शुक्र चंद्रमा से पंचम भाव में है, वो स्थिति रही। दर्शकों, मैंने आपको बताया लगन में राहु पर चर्चा, लगन में राहु पर चर्चा बता दी। बुध अष्टम भाव में आ गया, बुध अष्टम भाव में हो गया, पितृदोष आ गया, कहीं इसको सहारा नहीं मिल रहा था। क्यों? लग्नेश तो चाहिए ना सब लेने के लिए, मालव योग, या गुरु यहां पर अपनी राशि में है, व्यवसाय अच्छा करने के लिए लग्नेश तो चाहिए, पितृदोष आ गया। चंद्रमा भी नीच राशि में आ गया, परेशानी आ गई, और चंद्रमा का भंग भी नहीं हो रहा है, और शनि भी अस्त पोजीशन में आ गया, ये समस्या रही। दसम भाव में माल योग बना, हंस महापुरुष योग भंग हो गया, माल योग बना, हंस महापुरुष। शुक्र पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में है, पंचमे दसम भाव में है, माल योग बन रहा है, कंप्यूटर शिक्षा का माहिर बना, कंप्यूटर शिक्षा में तकनीकी प्राप्त की,
राहु विदेश का योग बनाता है और विदेश में चला गया, भाग इसका विदेश में उदय हुआ, भाग विदेश में हुआ, दशम भाव वाले और वृश्चिक राशि पर चंद्रमा गुरु की दृष्टि आ गई। अब चंद्रमा से नव पंचम गुरु का योग बन रहा है। जब चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो, बेशक चंद्रमा नीच राशि में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु की विशेष दृष्टि मानी जाती है। गुरु की दृष्टि से ऐसा जातक अपने कार्य में हमेशा तत्पर रहेगा, लोगों से द्वेष तो रहेगा नहीं बनेगी, लेकिन धन और अच्छी सवारी में कोई कमी नहीं आएगी, क्यों? नव पंचम योग अपने आप में योग है। लेकिन जातक को परिश्रम करना पड़ा, ग्रहों की स्थिति कुछ मिली, लेकिन जातक ने परिश्रम किया, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में आ गया, पितृदोष है और मृत अवस्था में 3 डिग्री उदयांश इतने हैं। पितृदोष निवारण किया, लग्नेश का रत्न गले में धारण किया, लग्नेश का जो जो काम किया उसको मैं बता देता हूं। लग्नेश का रत्न गले में धारण किया, पितृदोष निवारण किया, सूर्य को बराबर उसने अर्घ दिया। दर्शकों, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो तो अपने दिन की शुरुआत आप सूर्य उदय पर आप विधिवत अर्घ दो। आप सूर्य उदय होने से पहले उठो, नहा धो करके आपने एक टाइम बांध लिया, जैसे 7 बजे सूर्य उदय होता है तो उसके 1 घंटे के अंदर में आप विधिवत अर्घ दे दीजिए। विधिवत बीच बीच में बताता हूं मैं। तांबे के लोटे में 1 चुटकी कुमकुम हो, 2 बूंद गंगा जल की हो, 1 चुटकी चावल हो, थोड़ा सा गुड़ हो और कोई भी सूर्य का मंत्र देते हुए पूर्व दिशा में विधिवत जल दो। उस जल की छींटे आपके पैर पे ना पड़े। आजकल बाहर शहर का रहने का हो गया, परिवेश हो गया, आप उस जल को किसी बाकेट में पकड़ सकते हो, फिर वो पौधे में डाल सकते हो। जल देने के बाद अपने समय के अनुसार वहीं पर खड़े खड़े 3 परिक्रमा लगाए, या तो 1 लगाए या 3 लगाए या 5 लगाए या 7 लगाए, तो 3 तो जरूरी है। आपको जो सूर्य का मंत्र है आप उसको करते हुए जल दीजिए। आपको कोई भी ग्रह अस्त है उसको प्रकाश मिलेगा, वैसे ही उसको प्रकाश मिलेगा, लेकिन सूर्य देवता उसको और जागृत करेंगे। ये 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप विश्वास कीजिए। और उसके बाद आप इसको अपने व्यवहार में बना लीजिए। अगर आप पितृदोष निवारण नहीं भी करा सकते तो सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके पूर्व कर्मों के अशुभ कर्मों का निमटारा करे और उनके कोई पूर्व अतिरिक्त योनि में है तो वो भी करे, वो भी उपाय है, लेकिन श्रद्धा से करे, नियम बांध ले सूर्य उदय के 1 घंटे तक। इसकी मैं टेक्निकल इसके पीछे क्या बैकग्राउंड में बता देता हूं। अगर आज रविवार है और सूर्य उदय 7 बजे उदय हुआ है तो 8 बजे तक सूर्य की होरा रहेगी। सोमवार को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चंद्र की होरा रहेगी। मंगलवार को मंगल की, बुध को बुध की और गुरु को गुरु की, शुक्र को शुक्र की और शनि को शनि की। इस प्रकार आपका दिया हुआ जल सूर्य को भी जाएगा और बाकी चंद्र मंगल शुक्र सभी को भी चला जाएगा और पूरे ग्रह आपको फेवर में हो जाएंगे, आपके फेवर थोड़े से दिन। फिर आप रूटीन में लगा लीजिए इसको। और देखिए शास्त्र कहता है जो आदमी सूर्य नमस्कार करता है सुबह तो उनको सब कुछ मिल जाता है, और सूर्य चढ़ जाता है 10-11 बजे तक चढ़ जाता है, सोते रहते हैं तो वो फिर पिछड़ जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों का वचन है, सभी जानते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।